हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने गैल्वानिक सेल के बारे में पढ़ के रखा है, बराबर है। गैल्वानिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मीन्स उसका सेल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेल नोटेशन। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। देन हम लोगों ने सेल की रिएक्शन के बारे में पढ़ के रखा है। वी नो दैट कि गैल्वानिक सेल में एनोड इज़ अ नेगेटिव टर्मिनल एंड कैथोड इज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म होती है ये, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। ठीक है, अब ये जो टर्म मैंने लिखी है ये तो हेडिंग हो गई, लेकिन इसके पहले आप लोग मुझे एक चीज़ बताइए। हम लोगों ने गैल्वानिक सेल के बारे में ये पढ़ के रखा है कि उसमें दो इलेक्ट्रोड्स को आपस में जोड़ना होता है, मतलब हाफ इलेक्ट्रोड्स, बराबर है। हाफ सेल्स को हम लोग जब जोड़ते हैं तो कंप्लीट गैल्वानिक सेल बन के आता है। क्या अकेले हाफ सेल के कारण आप लोगों को कोई गैल्वानिक सेल मिलेगा? नहीं। नाउ गैल्वानिक सेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो वी नो दैट कि एनोड इज नेगेटिव टर्मिनल एंड कैथोड इज पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमें पता है। तो जब दो इलेक्ट्रोड्स को आप लोग कनेक्ट करके सेल बनाते हो तो ज़रा सोचिए, क्या ये सिंगल इलेक्ट्रोड हो गया? जी हाँ, ये हो गया सिंगल इलेक्ट्रोड अगर ये मेटल है और यहाँ पर मेटल का एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट है तो। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है उसके हिसाब से मेटल इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन के साइड पे इलेक्ट्रिकल चार्जेस डेवलप होते हैं। सपोज करिए कि इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहेंगे? फिलहाल मेटल की सरफेस पे रहेंगे एंड ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब डिजोल्व हो गया। तो ऐसे केस में कैटायंस सॉल्यूशन के साइड में आ गए, एनायन कहाँ पर रह गए? इलेक्ट्रोड्स पे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर हो गई, इसे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहते हैं। एंड इसी के कारण ये जो मेटल इलेक्ट्रोड है एंड ये जो सॉल्यूशन है मेटल के अराउंड, यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप होता है और उसी पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस established due to हाफ रिएक्शन, जिसे हम लोग कह सकते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन, ड्यू टू इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन occurring at the electrode surface, occurring at the electrode surface। देखिए हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे डिफाइन कराया है। क्या कहती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन? द पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन ऑकरिंग एट इलेक्ट्रोड सरफेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम लोगों को पता है कि गैल्वानिक सेल में दो इलेक्ट्रोड है। अगर एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है तो दूसरे पे क्या होती है? रिडक्शन रिएक्शन। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसे आप लोग दो और तरीके से डिफाइन करेंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसे हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी डिफाइन कराएंगे एंड दूसरी जो टर्म बनेगी उसे आप लोग क्या कहेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। अब इन्हें कैसे आप लोग डिफाइन करेंगे, जरा इसके तरफ ध्यान दो। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड रिएक्शन है क्योंकि इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा एंड रिडक्शन भी होगा। तो ऐसा पोटेंशियल जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण डेवलप होगा उसे आप लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड ऐसा पोटेंशियल जो रिडक्शन के कारण डेवलप होगा उसे हम लोग कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। तो कैसे डिफाइन करेंगे? द पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ऑकरिंग एट द इलेक्ट्रोड सरफेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एंड रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करोगे? द पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश्ड ड्यू टू रिडक्शन हाफ रिएक्शन occurring at electrode surface is called as reduction potential। कहेंगे कि नहीं कहेंगे ऐसा?
नाउ अगर हम लोग सेल पोटेंशियल की बात करते हैं, सेल पोटेंशियल की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेल पोटेंशियल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल एंड दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल दोनों को जोड़ दीजिए। तो दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सम, इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल का जो सम होगा उसी को आप लोग क्या कहोगे? सेल पोटेंशियल। मीन सेल पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो सेल पोटेंशियल इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसे हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फोर्स ऑफ सेल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईएमएफ। एंड इसे रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं ई सेल से। तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो गया फिर? तो ई ऑक्सीडेशन दैट इज ऑकर्स एट एनोड प्लस पोटेंशियल ड्यू टू रिडक्शन रिएक्शन दैट इज ऑकर एट कैथोड। देखिए बराबर है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड पे, क्योंकि ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है? एनोड पे होता है। रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पे होता है। तो इन दोनों का सम अगर हम लोग देखें तो इन दोनों के सम को हम लोग क्या कहेंगे? सेल पोटेंशियल। नाउ अब एक और चीज़ के बारे में ज़रा सोचिए, अगर हम लोग एनोड एंड कैथोड, मतलब ये कि किसी गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये एनोड से कहाँ पे जाते हैं? कैथोड पे। जब एनोड से कैथोड पे इलेक्ट्रॉन जाएगा और वहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ईएमएफ ऑफ द सेल, दैट इज द फोर्स which is required to pull the electrons from the anode and transfer to it towards the cathode। बराबर है, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकालकर कैथोड पे पहुंचाने के लिए जो फोर्स लगता है उसी को आप लोग क्या कहेंगे? सेल पोटेंशियल कहेंगे। क्लियर है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पे डेवलप हुआ तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सम किया तो क्या मिल जाता है? सेल का पोटेंशियल मिल जाता है। अब यहाँ एक और टर्म समझते हैं दैट इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज ई नॉट सेल। अब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का मीनिंग क्या होगा? तो इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है, द पोटेंशियल ऑफ अ सेल, द पोटेंशियल ऑफ a cell measured under standard conditions, under standard conditions is called as standard cell potential। देखिए, इसके साथ साथ आप लोगों को तीन और टर्म मिलेंगी, मतलब आप लोगों को समझना है वो तीन टर्म। पहले स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है जरा उससे समझो। द पोटेंशियल ऑफ ए सेल मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। हाँ, सेल को हम लोगों को स्टैंडर्ड कंडीशन में ऑपरेट क्यों कराना पड़ेगा? अलग अलग इलेक्ट्रोड्स मिला के अलग अलग टाइप के क्या बनेंगे? सेल बनेंगे। एंड अलग अलग सेल बनेंगे तो अलग अलग पोटेंशियल आएगा। तो हम लोग जब उसे कंपेयर करने की बात करते हैं तो उसे कंपेयर करने के लिए कंडीशन जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो सेम कंडीशन में सारे के सारे सेल को हम लोग जब कंपेयर करके देखेंगे तो अलग अलग सेल का पोटेंशियल हम लोगों को पता चलता है। नाउ यहाँ पर मैंने कहा है कि द पोटेंशियल ऑफ ए सेल मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड कंडीशन का मीनिंग क्या हो जाएगा? तो स्टैंडर्ड कंडीशंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टैंडर्ड कंडीशंस हम लोग कैसे देंगे? फॉर सॉल्यूशंस, अगर सॉल्यूशंस हैं तो उसमें आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी होगा, बराबर है, ये होना चाहिए 1 मोलर होना चाहिए। फॉर गैसेस, अगर कहीं गैसेस इन्वॉल्व होते हैं तो फॉर गैसेस प्रेशर जो होता है वो होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर का, 1 atm का होना चाहिए। अगर सॉलिड एंड लिक्विड्स हैं तो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर इन देयर प्योर फॉर्म, ये कैसे होने चाहिए? इन देयर प्योर फॉर्म होने चाहिए। एंड ये सब होने के बाद टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करते हैं तो टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस दैट इज 298 केल्विन। इस कंडीशन में जो पोटेंशियल आएगा
उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अब वो सेल का होगा तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड का होगा तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाएगा ना। तो फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस established due to electrode half reaction occurring at electrode surface under standard conditions। यहां पर लगा देंगे अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, तो क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो फिर उसी के हिसाब से आप लोग स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ये है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। इसका मतलब ये कि अगर हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल को ऑपरेट कराते हैं तो स्टैंडर्ड सेल का जो पोटेंशियल होगा उसे हम लोग कैसे फिर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो कि कहाँ पर जनरेट होगा, एनोड पे, प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल जो कि कहाँ पर जनरेट होगा, कैथोड पे डेवलप होगा। मतलब इसका सम अगर हम लोग करके देखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। नाउ एक चीज याद रखिए, अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू IUPAC इक्वेशन हम लोग जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेते हैं वो हमेशा लेते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मीन्स जब भी कभी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये नाम आता है तो हम लोग किसके साथ डील कर रहे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के साथ। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एवरी ऑक्सीडेशन प्रोसेस जब रिपीट होती है तो क्या बन जाएगी, रिडक्शन बन जाएगी। एंड ऐसे केस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल के समान ही होगा, लेकिन उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग जिंक इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो जिंक इलेक्ट्रोड जो है इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जिंक इलेक्ट्रोड है। इसका अगर आप लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है 0.76 वोल्ट। अगर आपने इसी का रिडक्शन पोटेंशियल ले लिया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये इतना होगा इतना, लेकिन कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। फर्क देखिए, ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन के लिए लागू है, ये किसके लिए लागू रहेगा, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए लागू रहेगा। तो IUPAC के कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग जो पोटेंशियल लेंगे वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ही हमें लेना है। सो देयरफॉर इस इक्वेशन में अगर हम लोग चेंजेस को अप्लाई करें तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, बराबर है। अब इसे हम लोग ऐसे कहेंगे, ई नॉट रिडक्शन कह सकते हैं, ई नॉट रिडक्शन जो कि कहाँ पर होगा, एनोड पे होगा, प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन जो कि कहाँ पर हो जाएगा, कैथोड पे हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कुछ ऐसे कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। देखिए ये फॉर्मूला आप लोगों को यूज़ करना है। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें ऐसा न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है कि बताइए सेल का पोटेंशियल कितना आएगा और बताइए कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग E0 सेल मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। ये न्यूमेरिकल बनाते समय, इस फॉर्मूले के ऊपर के न्यूमेरिकल बनाते समय आपको ध्यान रखना है कैथोड कौन होगा और एनोड कौन होगा। कैथोड मतलब ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा एंड एनोड मतलब ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। एंड रही बात स्पॉन्टेनिटी की तो अभी बता देता हूँ, आगे और बताएंगे। स्पॉन्टेनिटी हम लोग ई नॉट सेल की वैल्यू से डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर कभी ई नॉट सेल पॉजिटिव मिलता है तो ये माना जाता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, एंड अगर कभी वो निगेटिव आए तो ये माना जाता है कि रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अब पढ़ते हैं डिपेंडेंस ऑफ सेल पोटेंशियल ऑन कॉन्सेंट्रेशन, जिसके अंडर आप लोगों को समझना है बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन जिसे हम लोग कहते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन, से हम लोग कहते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन।
राइट। इसके ऊपर आप लोगों को कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। एक तो ऐसा कहेगा कि डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड सेल पोटेंशियल कहेगा, या फिर कहेगा डायरेक्टली कि स्टेट एंड एक्सप्लेन नर्स्ट इक्वेशन, मतलब स्टेट द नर्स्ट इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द टर्म्स इन्वॉल्व इन इट। नाउ सेल पोटेंशियल की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो सेल पोटेंशियल होता है इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और ये जो डिपेंडेंसी है ये डिपेंडेंसी को साबित करके दिया था बाय द साइंटिस्ट नर्स्ट इक्वेशन। अब इन्होंने कैसे साबित करके दिया, तो कंसीडर अ जनरल रिएक्शन जिसमें A मोल्स ऑफ A कंबाइंस विद B मोल्स ऑफ B टू गिव C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D। नर्स ने इस रिएक्शन के लिए हम लोगों को रिलेशन बताया बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड कॉन्सेंट्रेशन, और वो कुछ ऐसा है, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF इंटू ln Q, दैट इज नथिंग बट E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF इंटू ln ऑफ, ये Q हम लोगों ने पढ़ा है, इक्विलिब्रियम वाले लेसन में पढ़ा है, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ concentrations of product divided by concentrations of reactants। तो concentration of C to the power C into concentration of D to the power D divided by concentration of A to the power A into concentration of B to the power B रहेगा। इसे जब नॉर्मल लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT upon NF into log to the base 10 of concentration of C to the power C into concentration of D to the power D divided by concentration of A to the power A into concentration of B to the power B बन जाएगा। Now at 25 डिग्री सेल्सियस, at 25 डिग्री सेल्सियस ये जो टर्म है 2.303 RT अपॉन F, देखिए F का मतलब क्या होता है, फैराडे। F का मतलब क्या होता है, फैराडे, एंड 1 फैराडे मतलब कितना होता है, 96,500 कूलम होता है। R की वैल्यू 8.314 JK इनवर्स मोल इनवर्स हम लोग लेते हैं, और टेम्परेचर 298 केल्विन बन जाएगा। तो ये इक्वेशन का आंसर अगर देखें तो ये होता है 0.0592 वोल्ट। सो देयरफॉर ये जो इक्वेशन रहेगा ये क्या बन जाएगा, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन n इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ concentration of C to the power C into D to the power D divided by concentration of A to the power A into concentration of B to the power B बनेगा। ये इक्वेशन जो होता है इसे हम लोग कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर टर्मिनोलॉजी को देखिए, E सेल का मतलब क्या, EMF ऑफ द सेल, E नॉट सेल का मतलब क्या, स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल, R कांस्टेंट होता है 8.314 JK इनवर्स मोल इनवर्स उसकी वैल्यू होती है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन, F का मतलब फैराडे होता है, एंड N का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द सेल रिएक्शन। ना यहाँ पर देखिए दो टर्म है, ये एक टर्म है राइट हैंड साइड की जो पहली टर्म है, ये टर्म कैसी है, स्टैंडर्ड टर्म, इसमें कोई भी करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो टर्म है इस टर्म में हम लोग करेक्शन दिखा सकते हैं। ये कौन सी टर्म है, करेक्शन वाली टर्म है। मतलब क्या मीन्स जब कॉन्सेंट्रेशंस अलग अलग वैल्यूज में होंगे तो ये चेंज होता जाएगा, एंड देयरफॉर क्या होता जाएगा, सेल का पोटेंशियल भी चेंज होता जाएगा। नाउ इफ मैं आपके सामने कंडीशन डालता हूँ कि इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर, देख लीजिए मतलब सबका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 1, यूनिटी स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन। तो ऐसे केस में 1/1 ये हो जाएगा 1 log 1 0 होता है, log 1 क्या होता है 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म क्या हो जाएगा 0। तो अब आपके पास क्या बन जाएगा, तो E सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट सेल बन सकता है जब सारे के सारे स्पीसीज
जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे, ये अगर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन पे आ जाए, मतलब सबका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो जाए, तो ऐसे केस में ई सेल ये ई नॉट सेल के बराबर होता है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ नन्स इक्वेशन, इसके तरफ हम लोग चलते हैं। नन्स इक्वेशन का एप्लीकेशन हम लोग साबित करके दिखाते हैं। मैंने तो आपको ये बताया कि नन्स इक्वेशन के द्वारा आप लोग सेल का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, है ना। तो इसमें पहला एप्लीकेशन हम लोग दिखा सकते हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, हम लोग किसी भी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। किसी भी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कोई एक सेल है, मान लीजिए कि मेरे पास कोई ऐसा सेल है, ठीक है। तो ये जो सेल है ये काफ़ी कॉमन सेल होता है, जिसे आप लोगों ने डैनियल सेल कहा होगा, है ये डैनियल सेल। अब इस सेल का पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालते हैं? तो सेल का पोटेंशियल निकालते समय आपको सेल की रिएक्शन आनी चाहिए। सेल की रिएक्शन के लिए हमें ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन एंड रिडक्शन हाफ इक्वेशन को अलग करना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन कहाँ पर होगा? ऑक्सीडेशन एनोड पे होगा। किसका हो रहा है? जिंक का। जिंक ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो रहा है? जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। एंड देन एट कैथोड क्या होगा? रिडक्शन होगा। किसका हो रहा है? तो Cu2+ आयंस का, जिसे क्यूप्रिक आयंस कहते हैं। तो ये जब 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? Cu सॉलिड में। एंड इससे हम लोग कहेंगे रिडक्शन हाफ इक्वेशन। आप लोगों को अब क्या मिल जाएगा? नेट रिएक्शन। देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जब कैंसिल हो जाएंगे तो यू विल ऑब्जर्व कि जिंक सॉलिड प्लस Cu2+ in 1 molar equation, in 1 molar solution, it will give zinc 2+ in 1 molar solution and Cu solid, ठीक है। ये रिएक्शन कैसी है? नेट रिएक्शन। अब यहाँ से एक चीज़ आपको ढूंढ कर रखनी है, वो है N। यहाँ पर कितना है? 2। नहीं ना सर, 4 है ना। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, नहीं, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। कैसे? ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में गेन होते हैं। तो रिडक्शन में कहीं दूसरे इलेक्ट्रॉन आ रहे क्या? नहीं। जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन में लॉस होते हैं वही इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन में गेन होता है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं? 2। रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं? 2। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितना है? 2। सो देयरफॉर हम लोग सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। देयरफॉर ई सेल इज इक्वल टू क्या बन जाएगा फिर? तो ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन क्या हो जाएगा? 2 इंटू लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। नाउ प्रोडक्ट को देखो तो मैं लिखूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक, ठीक। अब इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 1 है क्योंकि ये अपने प्योर फॉर्म में है। सो फाइनली आप लोगों के पास ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ई नॉट सेल माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाय 2 इंटू लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+। तो ये हो गया सेल का पोटेंशियल। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी सेल का पोटेंशियल। अब चलते हैं सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नन्स इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड है। अगर हम लोग जिंक इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो जिंक इलेक्ट्रोड को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ ऐसे, राइट। ये हो गया आपका जिंक इलेक्ट्रोड। नाउ इलेक्ट्रोड रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हमें हमेशा कौन सी रिएक्शन को फॉलो करना है? रिडक्शन की रिएक्शन को। तो इसके इलेक्ट्रोड रिएक्शन को अगर हम लोग देखते हैं तो इसका इलेक्ट्रोड रिएक्शन हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए क्या ये इस तरीके से होगा,
है ये रिडक्शन रिएक्शन। नाउ इसके ऊपर अगर आप लोग नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं, ये इलेक्ट्रोड के ऊपर है, तो अब हम लोग फॉर्मूला क्या बनाएंगे कि ई ऑफ जिंक मतलब ईएमएफ ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ, बराबर है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड माइनस 0.0592 अपॉन एन इंटू लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये हो गया जिंक डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये है रिएक्टेंट। नाउ यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दिख रही है 2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक ये कितना रहेगा 1, क्योंकि वो अपने प्योर फॉर्म में आ गया, सॉलिड है। सो देयरफॉर यू विल ऑब्जर्व कि E ऑफ जिंक इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द जिंक माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाय 2 इंटू लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस आयन होगा कुछ इस तरीके से। या फिर क्या हम लोग इसे दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते, ये ऐसे नहीं हो सकता, E नॉट ऑफ द जिंक प्लस 0.0592 डिवाइडेड बाय 2 इंटू लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस आयन लिख सकते हैं ऐसे, राइट। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी हम लोग कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द नर्स्ट इक्वेशन। अब नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर कैसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं और काफ़ी इजी होते हैं। 2 मार्क के लिए और 3 मार्क के लिए ये न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन। आपके पास सेल की रिएक्शन है थ्राइस Na प्लस ट्वाइस Al3 प्लस इट गिव थ्राइस Na2 प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम सॉलिड। इफ E0 निकेल मतलब निकेल का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.25 वोल्ट है एंड E0 ऑफ एल्यूमिनियम इट इज माइनस 1.66। आपके पास अगर गिवन को देखा जाए तो गिवन में कुछ वैल्यूज हैं, पहले उसे नोट कर लीजिए। दैट इज E0 ऑफ निकेल ये है माइनस 0.25 वोल्ट एंड E0 ऑफ एल्यूमिनियम इट इज माइनस 1.66 वोल्ट। आपको पूछा है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। अब आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एक इलेक्ट्रोड कैथोड होगा और एक इलेक्ट्रोड क्या होगा एनोड होगा। तो कैथोड और एनोड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जिसका पोटेंशियल ज़्यादा मिलेगा वो होता है कैथोड। अब यहाँ पर आप लोग जरा देखिए सेंस किसका पोटेंशियल ज़्यादा दिख रहा है, तो एल्यूमिनियम का पोटेंशियल दिख रहा है। तो E0 एल्यूमिनियम इज ग्रेटर दैन E0 निकेल, बराबर है। हैंस एल्यूमिनियम इज अ कैथोड, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड क्या होगा कैथोड होगा। अब फॉर्मूला अप्लाई करिए तो E नॉट सेल इज इक्वल टू क्या पढ़ा है आप लोगों ने, तो E नॉट ऑफ द कैथोड माइनस E नॉट ऑफ द एनोड, बराबर है, ठीक है। दैट इज क्या हो जाएगा E नॉट ऑफ द एल्यूमिनियम माइनस E नॉट ऑफ द निकेल। तो E नॉट ऑफ द एल्यूमिनियम कितना है, तो माइनस 1.66 माइनस ये निकेल का पोटेंशियल कितना है माइनस 0.25। अगर हम लोग इसे देख के तो ये माइनस 1.66 प्लस 0.25 हो गया। इसका आंसर अगर आप लोग देखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 1.41 वोल्ट। ये हो गया EMF ऑफ द सेल, दैट इज स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट अ गैल्वेनिक सेल फ्रॉम द इलेक्ट्रोड्स। कोबाल्ट इलेक्ट्रोड है एंड मैग्नीज इलेक्ट्रोड है एंड आपके पास कुछ गिवन है। तो जो गिवन है पहले उसे नोट करते हैं, दैट इज E0 ऑफ द कोबाल्ट, ठीक है। ये कितना दिया है 1.82 वोल्ट का दिया है एंड E0 ऑफ मैग्नीज ये कितना दिया हुआ है, दैट इज माइनस 1.18 वोल्ट। आप लोगों को सेल भी बना के देना है एंड E0 सेल भी कैलकुलेट करके देना है। अब आप लोगों को कैथोड और एनोड को ढूंढ के देना है, तो कैसे ढूंढेंगे, आप लोगों को क्लियर दिखता है ये प्लस है ये माइनस वैल्यू है। सिंस E0 ऑफ कोबाल्ट इज ग्रेटर देन E0 ऑफ मैग्नीज, कोबाल्ट इज अ कैथोड, कोबाल्ट क्या हो जाएगा कैथोड हो जाएगा। तो अब आप लोग सेल का फॉर्मूला बना सकते हैं, मतलब ये कि मैग्नीज क्या बन जाएगा
एनोड बन जाएगा। और एनोड कैसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं, और एनोड को लिखने का तरीका क्या होता है, तो कैथोड को लिखने से अपोजिट, कैथोड के अपोजिट लिखते हैं हम लोग। तो सेल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, मतलब सेल कैसे बनाएंगे, आप लोग जरा सोचिए। मैग्नीज अगर एनोड है तो मैग्नीज सॉलिड ये किसके कांटेक्ट में रहेगा, Mn2+, जिसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है तो एक्वस लिख देते हैं। देन आपके पास क्या है, तो कोबाल्ट 3+ है, ठीक है, एंड कोबाल्ट सॉलिड है। इन दोनों को सेपरेट कौन करेगा, सॉल्ट ब्रिज करेगा। ये हो गया सेल का फॉर्मूला। नाउ ई नॉट सेल निकालिए। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, तो E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। तो अब कैथोड कौन है आपके पास, कोबाल्ट है, एंड एनोड कौन है, मैग्नीज है। वैल्यूज पुट करिए। कोबाल्ट का पोटेंशियल कितना है, 1.82 माइनस ये है माइनस 1.18, इसका मतलब ये प्लस हो गया 1.82 प्लस 1.18। इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 3 वोल्ट, दैट इज ई नॉट सेल। ये कितना आ गया, 3 वोल्ट का आ गया है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। आपके पास एक सेल है जिसमें दिख रहा है कि एनोड जिंक है एंड कैथोड कौन है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। एट 25 डिग्री सेल्सियस लिखा है एंड आपके पास गिवन में एक वैल्यू है दैट इज E0 ऑफ जिंक। तो आप लोगों के पास गिवन में क्या है, पहले हम लोग इसे ढूंढ लेते हैं। अगर हम लोग चेक करते हैं तो E0 ऑफ जिंक आपके पास दिया हुआ है दैट इज माइनस 0.76 वोल्ट। E0 ऑफ हाइड्रोजन ये मैं आपको देता हूँ, हमेशा ये होता है 0.0 वोल्ट। आपके पास ई नॉट सेल नहीं है, अब निकल सकता है, ठीक है। एंड आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है, ई सेल कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो ई सेल आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा उसके बारे में सोचिए। आपके पास कॉन्सेंट्रेशंस की वैल्यू दी है। जिंक 2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 0.2 मोलर का। देन आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव ये भी दिया हुआ है दैट इज 1.6 मोलर का, एंड प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस ये भी है दैट इज 1.8 atm की, ठीक है। अब आप लोगों को इसका सेल पोटेंशियल निकाल कर देना है। तो सेल पोटेंशियल अगर निकाल कर देना है तो आप लोगों को पहले सेल की रिएक्शन को लिखना पड़ेगा। आपको पता है कि ये एनोड है तो इस पे ऑक्सीडेशन, और ये कैथोड है तो इस पे रिडक्शन। तो सेल रिएक्शंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेल रिएक्शंस क्या होती है, आप लोग चेक करिए। एट एनोड ऑक्सीडेशन होगा किसका, जिंक का। जब जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू जिंक 2+ आयन, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना बन जाएगा 0.2 मोलर। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। देन एट कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन होगा, किसका होगा, H पॉजिटिव का। तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1.6 मोलर। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में, जिसका प्रेशर कितना है 1.8 atm का है। अब यहाँ पर देखिए, दोनों को ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉमन आ रहे हैं, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपके पास नेट रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो नेट रिएक्शन कैसे आई, दैट इज जिंक सॉलिड प्लस ट्वाइस H पॉजिटिव, जिसका कॉन्सेंट्रेशन 1.6 मोलर है। इट गिव्स जिंक 2+ इन 0.2 मोलर सॉल्यूशन प्लस H2 गैस विथ 1.8 atm प्रेशर, ठीक है। ये हो गई नेट रिएक्शन। यहाँ से क्या मिल गई, N की वैल्यू, N इक्वल टू कितना है 2R। नाउ ई सेल, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, तो ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन N इंटू लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट को देखिए, वो आपके पास है जिंक 2+, देन उसके बाद हाइड्रोजन गैस है, तो ये क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ये तो 1 है, तो ये क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव टू द पावर 2। नाउ ई सेल की अगर बात करें, E0 सेल तो आपके पास है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें एनोड कौन है और कैथोड कौन है, आपको दिखता है, दिस इज एनोड दिस इज कैथोड। तो E0 ऑफ H2 माइनस E0 ऑफ जिंक माइनस, सॉरी ये एक वैल्यू हो गई,
ठीक है। देन माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाय क्या हो गया n की वैल्यू कितनी है 2 है, इंटू लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक 2+ कितना है तो 0.2 का है, इंटू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना है तो 1.8 का है, बराबर है, डिवाइडेड बाय ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन 1.6, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब धीरे धीरे इन्हें कैलकुलेट करते चलिए, आप लोगों को पता ही चल जाएगा। ये कितना है 0 माइनस जिंक का पोटेंशियल कितना है माइनस, तो ये हो गया प्लस, दैट इज 0.76, ठीक है, माइनस 0.0296, इसका हाफ इतना होता है, इनटू लॉग ऑफ। इसे अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आप लोगों को मिलता है 0.1406। अब ये हो गया 0.76 माइनस 0.0296 इंटू लॉग ऑफ दिस वैल्यू, है ना, इंटू लॉग ऑफ दिस वैल्यू। तो इसका लॉग अगर देखें तो ये निगेटिव आएगा क्योंकि ये 0 पॉइंट समथिंग में है, तो इसका आप लोगों को लॉग मिलता है 0.8521 मिलता है। ये देखिए माइनस इंटू माइनस ये क्या हो गया प्लस हो गया, दैट इज इसका मल्टीप्लिकेशन करिए एंड देन फिर इसका सम कर लीजिए। ये आपको मिलता है 0.02522 एंड फाइनल आंसर को अगर आप लोग चेक करते हो तो फाइनल आंसर अब आप लोगों के पास आएगा 0.7882 वोल्ट। ये तो मैंने रेडीमेड आप लोगों को दिया, आपको चेक करना है। तो ये होता है ईएमएफ ऑफ द सेल, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए सिमिलर टाइप था, क्वेश्चन नंबर 3 के समान ही है ये। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। आपके पास सेल है जिसमें दिख रहा है कि जिंक एनोड है एंड क्रोमियम क्या है कैथोड है। क्या क्या वैल्यूज हैं आप लोगों के पास, देखिए आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक 2+ आयन 0.08 मोलर दिखा रहा है। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्रोमियम 3+ आयन, क्रोमियम 3+ आयन ये क्या दिखा रहा है 0.1 मोलर दिखा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद E0 ऑफ जिंक ये है -0.76 वोल्ट का एंड E0 ऑफ क्रोमियम ये है -0.74 वोल्ट का। आपके पास E0 सेल नहीं है, ठीक है, आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा है E सेल, लेकिन आपको पता है N की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी पहले, और N की वैल्यू अगर ढूंढ कर दिखानी है तो पहले सेल की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर एनोड और कैथोड क्लियर, जब भी सेल दिया हुआ है कंप्लीट तो आप लोगों को एनोड और कैथोड ढूंढने की जरूरत नहीं। लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड एनोड, राइट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड क्या हो जाता है कैथोड हो जाता है। तो एनोड पे रिएक्शन कौन सी होगी तो जिंक का ऑक्सीडेशन। जब जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये जिंक 2 पॉजिटिव में चला जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कितना बनेगा 0.08 मोलर का। इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया लूज कर दिया। देन इसके बाद अगर हम लोग एट कैथोड पे देखें तो कैथोड की अगर बात करते हैं तो Cr3+ जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है, इट विल टू 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड ये कन्वर्ट हो जाएगा Cr सॉलिड में। अब आपको नेट रिएक्शन लिखनी है, लेकिन नेट रिएक्शन लिखते समय आप लोगों को क्या फॉलो कराना है कि नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स ये कैसे होने चाहिए, ये होने चाहिए कॉमन। तो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लोग ढूंढते हैं तो ऐसे केस में नेट रिएक्शन बनाते समय आप लोग देखिए यहाँ पे 2 और 3 है तो इसका कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा, 6 आएगा। ये कब होगा जब इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, बराबर है। तो जब इसे आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा थ्राइस, ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये कितना हो जाएगा ट्वाइस। तो आपके पास नेट रिएक्शन क्या आ गई थ्राइस ऑफ द जिंक सॉलिड प्लस ट्वाइस ऑफ Cr3+ इन 0.1 मोलर सॉल्यूशन। इट इज गिव्स 3 ऑफ जिंक 2+ जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.08 मोलर बन जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ Cr सॉलिड। इलेक्ट्रॉन कहाँ गए कैंसल्ड हो गए, यहाँ से आपको क्या मिला N = 6 मिला।
नाउ ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है, तो ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ द सेल माइनस 0.0592 अपॉन n इंटू लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में किसका कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, इसका नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो अपने प्योर फॉर्म में आ गया और इसका कोएफिशिएंट कितना है 3, डिवाइडेड बाय इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेंगे क्योंकि ये प्योर फॉर्म में आ गया, तो डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cr3 प्लस टू द पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नाउ E0 सेल क्या हो जाएगा, तो E0 ऑफ क्रोमियम माइनस E0 ऑफ जिंक, क्यों कैथोड माइनस एनोड, ठीक है, माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाय 6 इंटू लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस कितना है, दैट इज 0.08 इसका क्यूब लेंगे, राइट, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cr3 प्लस कितना है, तो 0.01 इसका स्क्वायर लेंगे। अब ये कैलकुलेट करिए, क्रोमियम का पोटेंशियल कितना है, तो माइनस 0.74 माइनस इंटू माइनस ये माइनस ये हो गया प्लस 0.76, ये एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी। नाउ इसे अगर आप लोग आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आप लोगों को आंसर देगा, करिए धीरे धीरे कैलकुलेट करते जाइए। ये आप लोगों को मिलता है 9.867 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू लॉग ऑफ, अब इसका अगर आप लोग क्यूब करोगे तो ये मिलेगा आप लोगों को 5.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ठीक है, इंटू सॉरी डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ये कितना आ रहा है, तो 0.02 आ रहा है, बराबर है, तो 0.02 माइनस 9.867 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू लॉग ऑफ, यहाँ पर अगर हम लोग चेक करते हैं तो इस वैल्यू का लॉग आपको क्या मिलेगा, ये होता है माइनस 1.2907 हो जाता है। अब इसे अगर आप लोग आगे कैलकुलेट करें तो ये देखिए ये क्या हो गया, प्लस हो गया, है ना, तो ये तो प्लस हो गया एंड इसका आंसर अगर आप लोग चेक करते हैं तो ये आता है 0.02 प्लस 0.01273 0.01273। अब कैलकुलेट करिए इसका सम कितना आएगा, ये आता है 0.0327 के आसपास आता है, राइट। इस तरीके से आप लोगों को ये न्यूमेरिकल कैलकुलेट करके दिखाना था। अब इन क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है, कैलकुलेट द वोल्टेज, मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल दिया है, ये डाटा दिया है, हमने इसके पहले 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखे, बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो करना है, तो ये आपके लिए बन जाता है एक होमवर्क। देन इस लास्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड है, ये जिंक इलेक्ट्रोड है, इसका पोटेंशियल है माइनस 0.76 वोल्ट, कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल, मतलब आपको पोटेंशियल निकाल के देना है। तो आपके पास गिवन में क्या है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस आयन दिख ही रहा है, कितना है 0.02 मोलर का है, एंड E0 ऑफ जिंक दिख रहा है, दैट इज माइनस 0.76 वोल्ट का दिख रहा है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोड रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैसे होगी, इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज, हमें रिएक्शन हमेशा कौन से लिखनी है, रिडक्शन, मतलब इसे इसमें भेजकर दिखाना है, तो कब होगा, जब Zn2 प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तब, तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद ये जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को n की वैल्यू भी मिल गई, 2 मिल गई, राइट। नाउ E इलेक्ट्रोड, तो E इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E जिंक इज इक्वल टू E0 जिंक माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए, इनटू लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू आपके पास कितनी है, तो माइनस 0.76 वोल्ट माइनस 0.0296 हो गया, इनटू लॉग ऑफ
इसे देखिए प्लस कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं इसे ऊपर लेके आ जाता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस आयन। तो ये -0.76 प्लस 0.0296 इंटू, अगर हम लोग लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो लॉग ऑफ कितना लेना है, कॉन्सेंट्रेशन लेना है ना, तो जिंक 2 प्लस की वैल्यू कितनी है, तो 0.02 लेनी है, 0.02 की वैल्यू है। तो इससे अगर आगे कैलकुलेट करके देखें तो ये हो जाएगा -0.76 प्लस 0.0296 इंटू लॉग ऑफ 0.02 को अगर देखें तो ये हो जाएगा -1.699, राइट। एंड अब इसका फाइनल आंसर कैलकुलेट करिए, आप लोग इसे मल्टीप्लाई करिए एंड देन उसमें ऐड करिए, तो ये आपको मिलेगा फाइनली 0.81 वोल्ट, दैट इज ई ऑफ इलेक्ट्रोड, दैट इज जिंक इलेक्ट्रोड। तो सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल भी हम लोग कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं नस्ट इक्वेशन के ऊपर, जो कि काफ़ी सिंपल होते हैं, आप लोगों को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है, आउट ऑफ में से आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। अब पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी ऑफ सेल रिएक्शन एंड सेल पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है, राइट। नाउ इलेक्ट्रिकल वर्क डन की बात करें, पहले इससे समझ लेते हैं। द इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन अ गैल्वेनिक सेल is the product of amount of charge passed and cell potential। देखिए क्या कहता है ये सेंटेंस कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन, किसी भी सेल में इलेक्ट्रिकल वर्क डन की अगर बात करते हैं तो वो क्या होता है, तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज पास एंड द सेल पोटेंशियल। मीन्स मैथमेटिकली अगर हम लोग देखें तो जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा, तो इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, अमाउंट ऑफ चार्ज इनटू सेल पोटेंशियल हो गया, बराबर है, इनटू सेल पोटेंशियल, ठीक है। नाउ अगर हम लोग चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन देखें तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, 1 फैराडे। अब अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब क्या हो जाएगा, तो सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, फैराडे। सो देयरफॉर अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू फैराडे कूलोम हो जाएगा, बराबर है, क्योंकि 1 फैराडे की अगर बात करते हैं तो आप लोगों को पता है 1 फैराडे का यूनिट क्या वैल्यू क्या होती है, दैट इज 996,500 कूलोम होती है। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिकल वर्क क्या हो गया, अब सोचिए तो गाइस, तो इलेक्ट्रिकल वर्क की अगर आप बात करते हैं तो अमाउंट ऑफ चार्ज ये हो गया n इंटू एफ, इंटू सेल पोटेंशियल की अगर बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ई सेल हो जाएगा, ई सेल। नाउ इट इज ऑब्जर्व दैट एक साइंटिस्ट आए, दैट इज जिनका नाम है गिब्स, एंड इन गिब्स का कहना क्या निकला, तो ही ऑब्जर्व दैट कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन गैल्वेनिक सेल इज रिजल्ट ड्यू टू द डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी। देखिए इन्होंने क्या बताया कि गैल्वेनिक सेल में होने वाला जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है वो इलेक्ट्रिकल वर्क किससे साथ प्रोसीड करता है, तो डिक्रीज इन द गिब्स फ्री एनर्जी के साथ प्रोसीड करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग बता सकते हैं कि माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई सेल कह सकते हैं, और आप लोग ये भी कह सकते हो कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल हो जाएगा। अगर आपने इस सेल को स्टैंडर्ड कंडीशन में ऑपरेट करा दिया तो फॉर स्टैंडर्ड कंडीशंस अगर हम लोग देखें तो ये क्या बन जाएगा इक्वेशन, डेल्टा जी ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ज़ीरो सेल बन जाएगा।
बन सकता है। और आप लोग ज़रा सोचिए, आप कह सकते हैं माइनस डेल्टा जी ज़ीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NfE0 सेल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने एक इक्वेशन तक इसे डिराइव करके रख दिया। ना एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए, अगर हम लोग डेल्टा जी ज़ीरो की बात करते हैं तो डेल्टा जी ज़ीरो ये क्या होता है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मीनिंग हम लोगों ने क्या पढ़ा है थर्मोडायनामिक्स के अंदर, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम हुज वैल्यू इज डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द मैटर, बराबर, अमाउंट ऑफ द मैटर के ऊपर डिपेंडेंट करती है ना। यहाँ पर एक चीज़ की तरफ आप लोग अगर ध्यान दें तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि अगर आप लोगों ने किसी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करा दिया बाय द फैक्टर 2 तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ये भी बढ़ जाएंगे, डबल हो जाएंगे। देन डेल्टा जी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। बट E0 सेल की अगर आप लोग बात करते हैं तो E0 सेल ये जो है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसे, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। देखिए ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं ऐसे अरेंज कर सकता हूँ, E नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी ज़ीरो अपॉन NF कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सपोज करिए कि इस इक्वेशन को, मतलब ये जिस रिएक्शन के लिए इक्वेशन आप लोगों ने बना के रखा होगा उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप लोगों ने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डेल्टा जी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। देन ये जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में ये क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। देखिए इसके बावजूद E0 सेल डबल हुआ क्या, नहीं हुआ। सो देयरफॉर E0 सेल ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट आया क्या, नहीं आया। मीन्स वी कैन से दैट कि ये जो E0 सेल है, ये E0 सेल दैट इज स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल, और EMF ऑफ द सेल इसे 0 हटा दीजिए तो EMF ऑफ द सेल कहोगे। ये क्वांटिटी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि वो क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी ऑफ सेल रिएक्शन, और यू कैन से गिब्स एनर्जी चेंज भी हम लोग कह सकते थे क्योंकि हमने डेल्टा जी को यूज करा है। तो गिब्स एनर्जी ऑफ सेल रिएक्शन एंड सेल पोटेंशियल के बीच में आप लोगों को रिलेशन ये मिलता है। ये कहाँ से आया, तो इन इक्वेशन से आया है। ये चीज़ क्लियर। अब एक और रिलेशन पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप और डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये पता करके दीजिए। स्टैंडर्ड एनर्जी चेंज दैट इज स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज and cell potential are related by the equation, क्या कैसे देते हैं हम लोग, दैट इज माइनस डेल्टा जी ज़ीरो इज इक्वल टू NfE0 सेल देते हैं। सपोज करिए ये इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर अ रिएक्शन, ये कैसे दी जाती है, इज गिवन एज हम लोगों ने ये पढ़ा होगा थर्मोडायनामिक्स में कि डेल्टा जी ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस RT ln K होता है ना। डेल्टा जी ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस RT ln K होता है। सपोज करिए दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर हम लोग इन इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, दैट इज कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो आप लोगों के सामने वैल्यू क्या आ रही है जरा सोचिए, दैट इज माइनस NfE0 सेल इज इक्वल टू माइनस RT ln K। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो E0 सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT ln K डिवाइडेड बाय NF हो जाएगा। इसे अगर आप लोगों ने नॉर्मल लॉगरिथम में चेंज करा दिया तो ये क्या बन जाएगा,
E0 सेल इज इक्वल टू 2.303 इंटू RT, ये हो गया log to the base 10 of K डिवाइडेड बाय NF। नाउ एट 25 डिग्री सेल्सियस, इसे 25 डिग्री सेल्सियस पे अप्लाई करें तो हमारे पास इसका आंसर होता है, तो ये क्या बन जाएगा, E0 सेल इज इक्वल टू 0.0592 अपॉन n होगा इंटू लॉग ऑफ k हो जाएगा। लॉग ऑफ k कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आप लोगों को पता है। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देखिए, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, ये रिलेशन होता है और इसके ऊपर हमें फिर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। अब सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कैसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं जरा देखते हैं। क्या कहता है ये न्यूमेरिकल, कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज, डेल्टा जी जीरो निकालने के लिए कहा है, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन आपके पास है एंड आपके पास वैल्यू दी है E0 कैडमियम एंड E0 टिन। आगे कहता है कि राइट फॉर्मूला ऑफ द सेल, मतलब यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन बिल्कुल है। तो इसमें पहले फॉर्मूला ऑफ द सेल बना लेते हैं क्योंकि वहाँ से आपको n की वैल्यू भी मिल जाएगी एंड देन आगे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट करने के लिए आसानी हो जाएगी। अगर हम लोग इस न्यूमेरिकल को देखते हैं तो आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या कौन कैथोड होगा और कौन एनोड होगा। देखिए यहाँ से भी पता चलता है, यहाँ से भी पता चलता है, कैडमियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये एनोड है, एंड Sn2+ रिड्यूस हो रहा है, ये क्या है, कैथोड है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंस E0 ऑफ Sn इज ग्रेटर देन E0 ऑफ कैडमियम, है कि नहीं, चेक कर लीजिए, है। तो Sn इज क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। तो अब ये अगर कैथोड हो जाएगा तो आप लोग सेल का फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं आप लोग सोचिए। आपके पास एनोड कौन है, कैडमियम, किसके कांटेक्ट में है, तो कैडमियम ये कांटेक्ट में है Cd2+, जिसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया, एक्वस लिखेंगे। एंड कैथोड क्या है आपके पास, तो Sn2+ एक्वस एंड Sn है, ठीक है। ये है आप लोगों के पास सेल का फॉर्मूला। एंड यहाँ से आप लोगों को n की वैल्यू भी दिखती है, n इज इक्वल टू 2 है आपके पास। कैसे है, देखिए यहाँ पर ये 2+ में से 0 में गया, ये 0 से 2+ में गया, कितने से चेंज हुआ, ओनली बाय 2 से। तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस NF E0 सेल होता है। अब E0 सेल आपके पास है क्या, नहीं है। E0 सेल इज इक्वल टू क्या होता है, E0 ऑफ कैथोड होता है माइनस E0 ऑफ एनोड होता है। तो करिए, तो E0 कैथोड मतलब क्या, E0 ऑफ Sn माइनस E0 ऑफ कैडमियम। तो E0 ऑफ Sn कितना है, तो ये है माइनस 0.136 वोल्ट माइनस इंटू ये है माइनस में, ये हो गया प्लस, दैट इज 0.403। अगर आप लोग E0 सेल की बात करते हैं तो E0 सेल आप लोगों को मिलेगा 0.267 वोल्ट, ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। अब आप लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा G0 कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देयरफॉर डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस n की वैल्यू कितनी है, 2 फैराडे कितना होता है, 96500 इंटू E0 सेल कितना आया, तो 0.267 वोल्ट आया। अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा, दैट इज माइनस 51531 जूल, दैट इज नथिंग बट माइनस 51.531 किलो जूल। ये हो गई डेल्टा G0। लेकिन क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ। आप लोगों को क्या कहता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए कहता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए रिलेशनशिप क्या यूज़ करते हैं, तो E0 सेल इज इक्वल टू 0.0592 अपॉन n इंटू लॉग ऑफ k, बराबर है। सो देयरफॉर पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा लॉग ऑफ k इज इक्वल टू क्या होगा, n इंटू E0 सेल डिवाइडेड बाय 0.0592 होगा। n की वैल्यू क्या है, 2, एंड E0 सेल कितना है आपके पास, तो 0.267 डिवाइडेड बाय 0.0592 है, 0592 हो जाएगा।
यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं तो आंसर आपको क्या मिलेगा, करिए तो जरा। ये मिलता है 9.0203। ये क्या हो गया, लॉग ऑफ के हो गया। के मिला क्या, नहीं, तो के इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग ऑफ 9.0203। करिए इसका एंटी लॉग कैलकुलेट करिए तो अब ये मिलेगा 1.05 इंटू 10 टू द पावर 9। तो इस तरीके से आप लोगों को डेल्टा G0 निकाल कर देना था, E0 सेल निकाल के देना था एंड के की वैल्यू भी कैलकुलेट करके देना था। एंड इसी का एक प्रैक्टिस मैं आप लोगों के लिए देता हूँ, बिल्कुल सेम है, इसे आप लोग सॉल्व करके देखेंगे।